हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड का 5th और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें भी अलग अलग स्टैंजाज हैं और अलग अलग पिक्चर्स हमें दिखाए गए हैं। पहला जो सीन है उसमें क्राइस्ट की डेथ के बारे में बताया है। उसके बाद वाला जो सीन है उसमें पानी नहीं है और पानी नहीं होने की वजह से जो वहाँ परेशान हो रहे हैं लोग, जो परेशान हो रहे हो, क्राइस्ट उनके साथ में चल रहा है, उसकी बात चल रही है। फिर होली ग्रेल पे जो लोग चलने के लिए निकले उसके बारे में पता चल रहा है। फिर एक औरत का चेहरा है और फाइनली जो टी.एस. एलियट है उन्होंने हमें रिजल्ट बताया, एक सोल्यूशन बताया कि जो जो प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं अभी उसका सोल्यूशन क्या है। कि वेस्टलैंड तो ये हो चुकी है दुनिया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है वो भी तो कुछ होना चाहिए। तो हम लोग अब बिना किसी तरीके ये पोएम शुरू करते हैं। काफ़ी सारे इसमें स्टैंजास हैं और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पहले वाले पार्ट से शुरू करते हैं। आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस, आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन। अब ये बात चल रही है तब की जब जीसस क्राइस्ट को ये लोग अरेस्ट करने के लिए गए थे, उसके बाद उन्हें मार देने की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये जो लोग हैं ये इनको बहुत चेहरे पे पसीना आ रहा है और इनके जो चेहरे हैं वो पूरे लाल हो चुके हैं। आफ्टर द एगनी इन स्टोनी प्लेसेस, द शाउटिंग एंड द क्राइंग। अब आपको ये सीन देख के भी समझ में आ रहा है कि सब लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, तरबतर हो रहे हैं, सबको बहुत दुख है, मन में बहुत एगनी है और हर कोई रो रहा है और चिल्ला रहा है। Prison and palace and reverberation of thunder of spring over distant mountains। रिवर्बेशन का मतलब होता है जो इको, जो हम कुछ बोलते हैं और जो आवाज़ है वो रिपीट होती है, इको। तो हर तरफ जो लोग चिल्ला रहे हैं उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन। जो थंडर यानी जो बादल गरजते हैं, जो बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ उन्हें दूर दूर के पहाड़ों से सुनाई दे रही है। He who was living is now dead। वो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं कि वो जो अभी तक जिंदा थे, जो जीवित थे, वो अब मर चुके हैं। We who were living are now dying। और हम जो लोग अभी तक जिंदा थे हम भी उनके साथ ही मर रहे हैं। With a little patience। हम भी वैसे ही मर रहे हैं जैसे अगर उनकी मौत हो गई तो हम भी नहीं बचेंगे। हम भी मर रहे हैं और हमारे पास बस बहुत थोड़ा सा ही पेशेंस बचा हुआ है। तो ये जो पूरा पैसेज अगर आपको समझ में आया होगा कि सब जगह जो है बादल करक रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को वो मारने वाले थे उसके पहले अर्थक्वेक भी आया था, उनके क्रूसिफिक्शन के पहले। और जब उनकी मृत्यु हुई तो समझिए कि पूरे मैनकाइंड की, सबकी मृत्यु हो गई उनके साथ में ही। और जो पेशेंस वर्ड है यहाँ पे, ये ह्यूमन सफरिंग को सिग्निफाई करता है, क्योंकि अब क्राइस्ट नहीं है कोई भी, तो मतलब इंसान को बचाने वाला, इंसानियत को बचाने वाला कोई नहीं है। ये पेशेंस वर्ड यहाँ पे उसे डिनोट करता है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। जो अगला स्टैंजा है ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी इसमें टी.एस. एलियट ने यूज़ की है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई जो सीन है वो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमारी इमेजरी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए उसको सच बनाने के लिए, क्योंकि जो चीज़ सच नहीं हो सकती उसे लोगों को इमेजिन करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग इमेजरी का यहाँ यूज़ किया है। अब ये कैसी जगह की बात करें जहाँ कोई पानी नहीं है और जो टी.एस. एलियट है इन्हें बहुत प्यास लगी हुई है। अब पानी नहीं है की बात एक्चुअल में पानी से नहीं हो रही है, बट इससे हो रही है कि उन्हें स्पिरिचुअल प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई पानी, जो कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। Here is no water but only rock। यहाँ कोई पानी नहीं है, सिर्फ रॉक, पत्थर ही पत्थर है। Rock and no water and the sandy road। पत्थर है, पानी नहीं है और ये रेतीला ज़मीन, जो सड़क है वो चले जा रही है। The road winding above among the mountain। जो रोड है वो आगे पहाड़ों में मिल रहा है। Which are mountains of rock without water। ये जो पहाड़ भी हैं ये सिर्फ पथरीले पहाड़ हैं, इनमें कोई पानी नहीं है। If there were water, we should stop and drink। Amongst the rock, one cannot stop or think। अब अगर इनमें पानी होता तो हम रुक के पानी पीते, लेकिन इन रॉक्स के, इन पत्थरों के बीच में ना तो हम रुक सकते हैं और ना ही हम रुक के सोच सकते हैं। Sweat is dry and feet are in the sand। जो हमारा पसीना है वो भी सूख चुका है और जो हमारे पैर हैं वो रेत में घुसे हुए हैं। If there were only water amongst the rock। काश, बस कुछ नहीं चाहिए हमें और बस काश इन रॉक्स में, इन पत्थरों में थोड़ा पानी होता। डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरियस टीथ डेट कैन नॉट स्पिट। ये जो मरे हुए पहाड़ हैं, इनके जो दांत हैं, इनकी जो केव्स हैं, उनमें से भी कुछ भी पानी नहीं निकलेगा। Here one can neither stand nor lie nor sit। यहाँ ना तो आप खड़े हो सकते हो, ना लेट सकते हो, ना बैठ सकते हो, ये ऐसी जगह है।
देयर इज नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन्स, यहाँ के पहाड़ों में भी साइलेंस नहीं है, शांति नहीं है। बट ड्राई स्टेराइल थंडर विदाउट रेन, लेकिन यहाँ पे एक सूखा बंजर थंडर यानी कि जो गड़गड़ाहट है वो है, लेकिन बारिश नहीं है। आवाज़ तो बहुत हो रही है, बादल तो बहुत गरज रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। देर इज़ नॉट इवन सॉलिट्यूड इन द माउंटेन्स, यानी आप अकेले तो हो, लेकिन अकेलेपन में जो शांति मिलती है वो भी आपको इन पहाड़ों में नहीं मिलेगी। बट रेड सलन फेसेस स्नीर एंड स्नार्ल फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउसेस, लेकिन जो रेड फेसेस, जो लाल लाल चेहरे हैं, वो ये जो घरों के दरवाजे हैं, जो मिट्टी के जो दरवाजे बने हुए हैं, इनमें जो क्रैक्स आ चुकी है, वहाँ से तुम्हें लोगों के लाल लाल चेहरे झांकते हुए दिखाई देंगे। आपको ये जो इमेजरी है इससे पूरा समझ में आ रहा है कि सब कुछ, सब जगह बहुत ही सूखा है, कहीं कुछ पानी नहीं है, आप कुछ सोच नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपको प्यास लगती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, राइट? आपको सिर्फ पानी चाहिए होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। तो फिर से वो बोल रहे हैं, इफ़ देयर वर वाटर एंड नो रॉक, इफ़ देयर वर रॉक एंड ऑल्सो वाटर। अब वो अलग अलग कंडीशंस बता रहे हैं। एंड वाटर, अ स्प्रिंग, अ पूल अमंग द रॉक। अब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो विश कर रहे हैं कि काश यहाँ पे एक पूल होता इन रॉक्स के बीच में। इफ़ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, नॉट द सिकाडा। तो अब यहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं कि काश यहाँ पत्थर नहीं होते, काश यहाँ सिर्फ पत्थर होते और पानी भी होता, काश यहाँ पानी होता या यहाँ पानी होता इन पत्थरों के अंदर, काश सिर्फ कुछ नहीं तो सिर्फ अगर पानी की आवाज़ भी होती ना, ये जो सिकाडा की आवाज़ है, जो कीड़े होते हैं, इनकी आवाज़ की जगह अगर सिर्फ पानी की आवाज़ भी होती। एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, ये जो सिकाडा जो कीड़े हैं ये सूखी हुई घास में गाए जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है, उसकी आवाज़ भी अगर यहाँ होती तो भी मुझे चल जाता, सिर्फ पानी की आवाज़ भी मिल जाती इन कीड़ों की आवाज़ की जगह तो भी चल जाता। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर अ रॉक where the hermit thrush sings in the pine trees। hermit यानी वो जो कि सब लोगों के साथ नहीं रहता, जो अकेले रहना पसंद करता है अपने आप में। वो कह रहा है कि पानी की आवाज़ उस पत्थर के उस तरफ जहाँ पे एक हर्मिट जो है वो पाइन ट्रीज के पास में रह के गाना गाता है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप 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 बट देर इज़ नो वाटर। पानी की आवाज़ है लेकिन वहाँ कहीं पे भी पानी नहीं है। वो अपनी स्पिरिचुअल प्यास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू। अब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ ये है कि जो क्राइस्ट है उनके दो फॉलोवर्स थे, वो क्राइस्ट को ढूंढने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु के बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे, जेरूसलेम की तरफ वो लोग जा रहे थे। तो ये जो है ये सिर्फ दो ही लोग गए थे, जो जा रहे हैं वो दो ही थे। तो ये जो दो में से एक इंसान है ये अपने साथ वाले को पूछता है कि वो कौन है तीसरा जो तुम्हारे पास में चल रहा है। When I count, there are only you and I together। जब मैं गिनता हूँ तो सिर्फ तुम और मैं हैं साथ में। But when I look ahead up the wide road, there is always another one walking beside you। लेकिन जब मैं आगे जो सफ़ेद जो हमारा साफ रास्ता उस पर देखता हूँ तो उसमें हमेशा मुझे एक और आदमी दिखाई पड़ता है। Gilding wrapped in brown mantle, hooded। उसने ब्राउन कलर के कपड़े पहन के रखे और वो हुडेड है, यानी उसका चेहरा, उसका सर जो है वो कवर्ड है। I do not know whether a man or a woman। मुझे नहीं पता कि वो आदमी है या औरत है। But who is that on the other side of you। लेकिन वो कौन है जो तुम्हारे उस तरफ चल रहा है। अब उन्हें नहीं पता है कि वो कौन चल रहा है, लेकिन असल में वो जीसस क्राइस्ट है जो उनके साथ में उस वक्त चल रहे हैं। ये वो जीसस क्राइस्ट हैं जो अपनी ग्रेव से निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा कि क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन के बाद उन्हें दफना दिया गया था। तो अब इन लोगों को नहीं पता, इन दोनों को नहीं पता, लेकिन क्राइस्ट जो है वो उनके साथ में चल रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें टी.एस. इलियट ने, एक जर्मन राइटर थे हरमन हेस, उनकी बुक थी ब्लिक्स इन केओस। और उसके अलावा उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है सिद्धार्था की लाइफ के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध के बारे में है, वो भी उन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे जो टी.एस. इलियट उन्होंने शांति जो है इसको कोट किया है, जो कि उपनिषद के एंड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो है टी.एस. इलियट उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिशन और इंडियन ट्रेडिशन, उन्होंने इंडियन भी सारा स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ा हुआ अपने स्कूल डेज में। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, जो टी.एस. इलियट की लाइफ के बारे में, आपको वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और मिलेगा। तो इसीलिए इस पोएम में भी हमें इंडियन रेफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। और बाद में जो फाइनली उन्होंने जो आंसर दिया है वो भी इंडियन ही है, जो संस्कृत में जो हमारे उपनिषद से जो जवाब हमें मिला है वही जवाब उन्होंने यहाँ दिया है।
तो खैर हम वापस इस स्टांजा पे आते हैं, वो जवाब आपको एंड में देखने के लिए, सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। What is that sound height in the air? Murmur of maternal lamentation. अब ये बात है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और अभी अभी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, तो मैटरनल लेमेंटेशन यानी मैटरनल यानी माँ से जुड़ा हुआ, लेमेंटेशन यानी दुख। तो ये कौन सी आवाज़ है जो बहुत तीखी सी हवा में चल रही है? मर्मर ऑफ मैटरनल लेमेंटेशन यानी वो माएँ जो अपना दुख व्यक्त कर रही हैं। Who are those hooded hordes swarming over endless plains tumbling in cracked earth? ये सब कौन लोग हैं जो हुडेड कपड़े पहन के यहाँ से वहाँ स्वार्म यानी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और ये जो धरती है जिसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं ये उसके ऊपर चले जा रहे हैं। Ringed by the flat horizon only, what is the city over the mountains? और ये जो ज़मीन है इसके ऊपर ये गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, और ये कौन सी सिटी है जो पहाड़ों के उस तरफ है? Cracks and reforms and burst in violet air, falling towers, Jerusalem, Athens, Alexandria, Vienna, London, unreal। अभी जो फॉलिंग टावर की बात हुई है यहाँ पे उन्होंने चाइल्ड रोलिंस डार्क टावर केम जो पोएम है उसको यहाँ पे रेफर किया है उन्होंने, टी.एस. एलियट ने। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक उन्होंने सारी पोएम्स में जो उनको अच्छे लगते थे उनका कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस है। फिर जो अनरियल सिटीज़ उन्होंने लिस्ट ऑफ सिटीज़ हमें बताई हैं, जैसे कि जेरूसलम हुआ, एथेंस हुआ, अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, वियना, लंदन, ये सारी अनरियल सिटीज़ की वो बात कर रहे हैं। अब वो आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। यहाँ पे एक औरत है। अ वुमन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, उसने अपने जो बाल हैं टाइट बांध के रखे थे। एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दो स्ट्रिंग्स, और वो अपने बालों से, जैसे कि हम जब सितार बजाते हैं कुछ तो वो जो तार नहीं होते उस पर गाने बजते, तो वो अपने बालों से वैसा गाना बजा रही है। एंड बैट्स विद बेबी फेसेस इन द वायलेट लाइट, और जो चमगादड़, बैट यानी चमगादड़ के जो बच्चों जैसे चेहरे हैं वो वायलेट लाइट में विसल एंड बीट देयर विंग्स। ये जो वायलेट लाइट है, जो शाम की लाइट है, इसमें ये जो आवाज़ करते हैं, बैट जो सीटी मारने जैसी आवाज़ करते हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, विसल कर रहे हैं, और उनके जो पंख हैं उनको फड़फड़ा रहे हैं। एंड क्रॉल्ड हेड डाउनवर्ड डाउन अ ब्लैक एंड वॉल, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो चमगादड़ है वो उल्टा लटक के सोते हैं, तो एक काले रंग की दीवार पे ये लोग अपना सर उल्टा करके लटके हुए हैं। एंड अपसाइड डाउन इन एयर वर टावर्स टोलिंग रेमिनिसेंट बेल्स दैट केप्ट द आवर्स, और ये जो चमगादड़ है वहीं अपना सर नीचे करके लटके हुए हैं। कहाँ? जहाँ पे कि जो टावर है वहाँ पे जब कोई बेल बजती है तो वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को याद दिलाती है। रेमिनिसेंट यानी कोई भी चीज़ जो हमें पुराना याद दिलाती है। केप्ट that kept the hours and voices singing out of empty cisterns and exhausted wells, और जो आवाज़ें हैं वो जो सिस्टर्न्स यानी पानी भरने के टैंक्स होते हैं तो वो खाली सिस्टर्न्स हैं, और जो वेल जो कुआं है वो भी एग्जॉस्टेड यानी ख़त्म हो चुके, उन कुओं में भी पानी नहीं है। तो ये जो आवाज़ें हैं ये उन सूखी हुई जगह से, अगेन आप याद करेंगे कि यहाँ कहीं पानी नहीं है, इसलिए जो पानी भरने के टैंक और जो कुआं हैं वो भी सब सूखे पड़े हुए हैं। In this decayed hole among the mountains, in the faint moonlight, the grass is singing. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दो लोग, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट था उनका जो खून जिस कटोरी में इकट्ठा किया गया था वो खून अगर किसी को मिल जाए तो वो हर चीज़ को रिजुविनेट कर सकता है, जो चीज़ें मर चुकी उन्हें वापस जिंदा कर सकता है, हर चीज़ को ठीक कर सकता है। तो ये जो लोग हैं ये वो खून को ढूंढने के लिए गए थे, वो उस बोल को ढूंढने के लिए गए थे जहाँ से कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी आदमी जब यहाँ आगे पहुँचा तो उसने क्या देखा कि फेंट मून लाइट यानी हल्की हल्की चांद की रोशनी में जो ग्रास है वो गाना गा रही, यानी जो ग्रास है इट्स फ्लोटिंग हियर एंड देयर, हिल रही है आराम से धीरे धीरे। ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स अबाउट द चैपल, और जो चैपल यानी जहाँ पे क्रिश्चियन लोग उनका जो पूजा या उनका जो मीटिंग होता है वो सब करते हैं एक कमरे की तरह, वहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स, टम्बल्ड यानी ऐसी हापजार में पड़ी हुई, जो सीधी सीधी नहीं पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, मतलब बस ऐसी पड़ी हुई है, तो वैसी ग्रेव्स यानी बहुत सारी लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं। देयर इज़ द एम्प्टी चैपल ओनली द विंड्स होम, ये जो चैपल है ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ हवा घूमती है और कोई नहीं है। इट हैज़ नो विंडोज एंड द डोर स्विंग्स, इस चैपल में ना कोई खिड़कियाँ हैं और जो दरवाज़ा है वो भी जब हवा से अपना दरवाज़ा बंद और खुलता है, स्विंग करता है, वैसा इनका दरवाज़ा है। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ये जो सूखी हड्डियाँ हैं ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। ओनली अ कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, कुकरीकू कोकरीकू,
और ये जो हड्डियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये जो मुर्गा है ये छत पे जाके भाग दे रहा है, कुकड़ू को जिसे हम कहते हैं। इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देन अ डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन। अब यहाँ जो मुर्गा है उसे अच्छा माना जाता है, मुर्गे को पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि वो जो रात की लाइट, जो रात का अंधेरा उसे दूर भगा के जो दिन की रोशनी है उसे हमारे पास लेके आएगा। तो जैसे ही ये मुर्गा भाग देता है वैसे ही वहाँ पे थंडर होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे लाइटनिंग होती है, यानी बिजली चमकती है और वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वहाँ से वो गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। गंगा वॉज sunken एंड द लिम्प लीव्स वेटेड फॉर रेन। जो गंगा है वो सूख चुकी थी और जो सूखी सूखी पत्तियां हैं वो भी बारिश का इंतजार कर रही है। While the black clouds gathered far distance over हिमवंत। और ये सब इंतजार कर रहे हैं जबकि जो काले बादल यानी जो बारिश वाले बादल हैं वो बहुत दूर कहीं हिमवंत यानी हिमालय पर्वत के पास में इकट्ठा पड़े हुए हैं। The jungle crouched humped in silence, then spoke the thunder। और ये जो जंगल है वो सब पूरे जंगल में शांति फैली हुई और तभी थंडर बोली। पोएम का नाम ही है What the Thunder Said, मतलब थंडर ने जवाब दिया। जो कि अभी तक हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसका जवाब थंडर ने दिया। थंडर ने क्या बोला? दा। इसके पीछे स्टोरी ये है कि ब्रह्मा जो थे जिन्होंने ये पूरी दुनिया पूरा विश्व बनाया है उनके 3 बच्चे थे। वो थे आदमी, भगवान और राक्षस। तो एक दिन जब उनका सारा पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गया तो ये तीनों गए उनके पास एक एक करके और उन्होंने उनसे पूछा कि इस दुनिया का सत्य क्या है, कि इस मतलब ये जो पूरी दुनिया है इसके बारे में उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने तीनों को सिर्फ एक ही जवाब दिया, दा, दा और दा, तीनों को। लेकिन उन तीनों ने अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया। जो आदमी थे उन्होंने दा को लिया, दत्ता, जिसका मतलब होता है देना, कि हमारे पास जो है हम उसे दूसरों को दे। जो डीमंस थे, जो राक्षस थे, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया एज दयाध्वम यानी कंपैशनेट होना, यानी दूसरों के प्रति दया की भावना रखना। और जो तीसरे थे गॉड्स, उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया एज दम्यता यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना। तो जब तीनों ग्रुप्स जो थे उनको जो जो समझ में आया उसको लेके वो जब वापस ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने उन्हें जवाब दिया ओम। ओम का मतलब होता है कि हाँ तुम जो समझे वो तुम बिल्कुल सही समझे। और इसीलिए इस पोएम में जहाँ पे दा 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 है यानी कि जो ज़रूरत में है उनकी मदद करो, कंपैशनेट रहो और सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे उपनिषद में दी हुई है कि हमें ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि असल दुनिया में तो भगवान, राक्षस और इंसान ऐसा कुछ अलग अलग है नहीं, सब कुछ इंसान ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हमें ही फॉलो करनी है, तीनों चीज़ें हमें ही फॉलो करनी है और तभी हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकेंगे। जो दुनियादारी है इससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो अब हम यहाँ से जो इनका जवाब है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। दा, जो पहला वाला है दत्ता, वॉट हैव वी गिवन, कि हमने अभी तक क्या दिया है। My friend, blood shaking my heart, the awful daring of a moment's surrender, which an age of prudence can never retract, by this and this only we have existed। तो जहाँ वो कहते हैं कि by this and this only we have existed, यानी सिर्फ इसी की वजह से हम आज जिंदा हैं, हम आज जीवित हैं। तो इसीलिए मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, देने, जो हम देते हैं दूसरों को देना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। और ये जो हम दूसरों को देते हैं, जो हम दूसरों को देने के जो दया का काम हम करते हैं, विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन आवर ऑबिचुरीज, जो मरने के बाद जब दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक एपिटाफ होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि ये इंसान ऐसा था वैसा था, ये सब उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। और इन मेमोरीज ड्रेप्ड बाय बेनिफिशिएंट स्पाइडर्स, या फिर हम जो अपनी वसीयत लिख के जाते हैं उस पर भी ये सब नहीं मिलेगा। और अंडर सील्स ब्रोकन बाय लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स, या फिर हमारे मरने के बाद जो हमारे कमरों में घुस के जो लोग आएंगे और सामान लेके जाएंगे, ये सब वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा रहेगा। लेकिन जब आप दूसरों को देते हैं तो तभी आपका जो जीने का पर्पस है वो असल में पूरा होता है। फिर और इसकी असल जो जिस्ट है वो यही है कि हमें अच्छी चीज़ें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें जाने या पहचाने या हमारा नाम हो, बट हमें इसलिए अच्छी चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अंडर द सील ब्रोकन बाय लीन सॉलिसिटर, तो ये भी है कि हमें अपनी चीज़ें देने के लिए अपने मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब मैं मर जाऊँगा तो ये चीज़ें किसी और को मिल जाएंगी। नहीं, हमें अपने जीवित रहते अपने आँखों के सामने दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें अपनी चीज़ें देनी चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट दा पे जो कि है दयाध्वाम।
अगर दांते की इन्फेर्नो पढ़ी है तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे ये जो प्रिजनर्स थे इन्हें जेल में डाल के बंद कर दिया गया था और उसकी जो चाबी है उसको उठा के पानी में फेंक दिया गया था। तो इसीलिए वो चाबी सिर्फ एक ही बार घूमी और उसे उठा के फेंक दिया गया। तो इन लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था, तो इसीलिए वो जो चाबी है वो एक ही बार घूमी। लेकिन यहाँ जिन प्रिजनर्स की बात हो रही है वो असल में ये प्रिजनर्स हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं हमारे साथ। हम लोग जो है हम यहाँ के प्रिजनर्स हैं और हम अब अपना रास्ता बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वी थिंक ऑफ द की ईच इन इज प्रिजन, और हर कोई उस चाबी के बारे में सोच रहा है अपने अपनी जेलों में बंद होके। थिंक ऑफ द की ईच कन्फर्म्स द प्रिजन, और जब हम हर कोई इंसान उस चाबी के बारे में सोचता रहता है तो हम अपनी जेल को असल में कन्फर्म करते जाते हैं। ओनली अ नाइट फॉल एथरन रूमर्स रिवाइव फॉर अ मोमेंट अ ब्रोकन कोरियोलानस। अब कोरियोलानस ये एक सोल्जर था जो कि अपने घमंड की वजह से उसकी जो ड्यूटी थी उसको पूरा नहीं किया, बल्कि अपना जो उसका खुद का घमंड था उसके ऊपर उसने काम किया और इसीलिए एंड में जो उसको करना चाहिए था उसने वो नहीं किया और गलती की, इसीलिए उसका रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आते हैं तीसरे डा पे जिसका मतलब है दम्यता यानी कि सेल्फ कंट्रोल। द बोट रिस्पॉन्डेड गेली टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल एंड ओर। तो जो बोट है जो हम नाव चलाते हैं वो अगर किसी एक्सपर्ट इंसान के हाथ में होगी तो वो अपने आप बहुत अच्छे से चलेगी। द सी वॉज काम योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड गेली व्हेन इन्वाइटेड बीटिंग ओबीडियंट टू कंट्रोलिंग हैंड्स। तो अगर तुम्हारे जो दिल का समुंदर है वो अगर काम है, वो शांत है, तो तुम्हारी जो बॉडी है वो तुम्हारे दिमाग को सुनेगी। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर कोई समझदार या जो ज्ञानवान सेलर है जब उसके हाथ में बोट का जो स्टीयरिंग है वो दिया जाता है तो वो उसे बहुत अच्छे से चलाता है और जो बोट है वो भी उसकी हर बात सुनती है। क्यों? क्योंकि बोट को उस पर पूरा भरोसा है कि हाँ ये जो इंसान है ये मुझे सही जगह लेके जाएगा, इसे पता है कि ये क्या कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप सेल्फ कंट्रोल से अपने मन को शांत कर लोगे, अपने दिल को शांत कर लोगे समंदर की तरह जैसे वो काम होता है, तो उसके बाद आप अपने दिमाग को जो भी ऑर्डर्स दोगे वो उसे अच्छे से फॉलो करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जिसके हाथ में है, ये जो बॉडी जिसके हाथ में है वो एक सही इंसान है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। अब अगेन जो हमने पहले वाले स्टैंजा में जैसे पहले वाले पोएम्स मैंने पढ़ा हुआ है, आई सैट अपॉन द शोर फिशिंग विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, जो कि हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा हुआ था कि वो गैस हाउस के पीछे बैठ के फिशिंग कर रहा है। तो जो फिशर किंग था उसका वापस उन्होंने रेफरेंस दिया है। ये जो लास्ट स्टैंजा है ये बहुत अलग अलग जगह से उन्होंने रेफरेंस दिए हुए हैं इस पोएम में, और ये लास्ट स्टैंजा जो है ये बाकी सारे पांचों पोएम्स को, इन सारी पांचों पोएम्स को एक साथ बांध देता है। Shall I at least set my lands in order? अब यहाँ पे जो फिशर किंग है उसकी बात चल रही है, क्योंकि उसका जो लैंड है वो पूरी तरीके से बैरन हो चुका था। और अगर आपको याद होगा कि जीसस का जो ब्लड है, अगर वो ब्लड मिल जाएगा तो इसका जो लैंड है ये वापस अच्छा हरा भरा हो जाएगा। तो वो वापस यहाँ पूछ रहा है कि shall I at least set my lands in order, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। और फिर इसके बाद जो लाइनें हैं वो दूसरी लैंग्वेज में दी हुई हैं, इंग्लिश में नहीं दी हैं। ये भी दूसरी अलग अलग पोएम्स से ली हुई है जिनके रेफरेंसेस मैं आपको यहाँ देती हूँ। ये जो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन है ये एक नर्सरी राइम का पार्ट है, लेकिन इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। इसको इसलिए यहाँ डाला गया क्योंकि आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर जो है उनका जो कल्चर था उसको पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसको ये दिखाता है कि हाँ ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। और जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो वापस हमें फिलोमेला की स्टोरी बताती है, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसने अपने बच्चों का मीट पका दिया था और अपने हस्बैंड को खिलाया था, राइट। तो अब वो यहाँ पे बैठ के पूछती है व्हेन शैल आई बी एज द स्वॉलो, कि मैं कब स्वॉलो की तरह बन जाऊंगी। अब वो भी जो है वो चाहती है कि वो फिलोमेला की तरह उड़ जाए और ये जो ब्रूटल वर्ल्ड है, जो बहुत ही दुख भरी सी दुनिया है, यहाँ से वो निकल जाए। नेक्स्ट लाइन जो है लप्रिंथ एक्वेंटीन आलातूर अबोली। अब ये जो फ्रेगमेंट है ये द प्रिंस ऑफ एक्वेंटीन इन द रूइन टावर से ली गई है, और इसका जो मतलब है कि जो टावर है वो भी क्रम्बल हो रहा है, वो गिर रहा है, जो टावर है वो बर्बाद होता जा रहा है। और इसी तरीके से जो हमारी सिविलाइजेशन है वो भी ऐसे ही बर्बाद होके टूटती जा रही है। ये जो है एक फ्रेंच पोएट था नरवाल, उसकी जो पोएम थी
एल डेसिडिचाडो, आई एम सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, बिकॉज फ्रेंच आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस, बट उसकी जो पोएम है, उसका जो सोनेट है, उससे लिया गया है। फिर जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, ये समझ लीजिए कि शायद पूरे पोएम द वेस्टलैंड की बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये जो सारी फ्रेगमेंट्स हैं, यानी ये जो सारे टूटे हुए टुकड़े हैं, ये सब मेरे सामने अब रूइंस, ये सब ऐसे ही बिखरे हुए पड़े हुए हैं यहाँ। अब मैं इनसे क्या करूँ? वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहा है कि ये जो सारी सिविलाइजेशन है ये पूरी बर्बाद हो गई, इसके छोटे छोटे टुकड़े मेरे सामने पड़े हुए हैं और अब मैं इनको जोड़ के इससे जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। अब जब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वाई द इल फिट यू हिरोनोमोस मैड अगेन। ये जो लाइन है ये एक स्पेनिश ट्रेजेडी से लिया गया है जो कि थॉमस किड ने लिखी थी। इसमें क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसको एक प्ले लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उसको वो नहीं लिखना था, तो ज़बरदस्ती जब उसके पीछे पड़े कि तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो उसने फाइनली क्या किया, एक पोएम एक प्ले लिखा। लेकिन उसमें क्या किया कि सारे वो लोग जो कि उसके लीड थे उनके बच्चों को मार दिया, ये उसने किया। तो इसमें एक तरीके से वो था कि वो पूरे तरीके से पागल हो चुका था वो प्ले लिखते लिखते। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो इलियड का जवाब है, जैसे उस जो प्ले राइट था उसने क्या किया था कि हाँ तुम्हें प्ले चाहिए तो ये लो प्ले, उसी तरीके से जो इलियड है वो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा तुम्हें पोएम चाहिए, ये लो पोएम, ये लो, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते लिखा मर, उस तरीके से। अब जो लास्ट की जो लाइन है, बस यहाँ पे पोएम हमारी ख़त्म हो रही। बहुत लंबा ये सब था बट फाइनली ये ख़त्म हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसको पढ़ के भी। तो अगेन वो जो 3 वर्ड्स थे डा वाले, दत्ता, दयाद्वम एंड दमयता, तो ये तीनों वर्ड्स जो है इसी से जो हम इंसान है, ये इस जो वेस्टलैंड को हमने यहाँ सब जगह बना के रखा है, जो सब बंजर ज़मीन है, इससे निकल के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। बस यही जो 3 शब्द हैं ये इसका जवाब है कि आप इसको फॉलो करो और फिर आप जो है असल में जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो दुनियादारी, इससे ऊपर आप पहुंच जाओगे और आप भगवान से एक हो जाओगे। और इसके साथ ही जो इलियट है वो इस पोएम को कंक्लूड करते हैं विद द वर्ड शांति शांति शांति, जो कि हिंदू फेथ में जो हमारा उपनिषद है वहाँ से उन्होंने उठाया है कि जब सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा तो अंत में हमारे पास शांति रहेगी। और बस ये पोएम यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये अच्छे लगे हो, सारे पार्ट्स आपको समझ में आए हों, इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ था जहाँ पे इस पोएम के बारे में सारा सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि ये पोएम किस बारे में क्या है और इसकी स्पेशल जो भी है उसके बारे में, इसकी स्पेशलिटी जो कुछ है वो सब मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो उसको भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। और एज यूजुअल सारे नोट्स जो हैं वो उसकी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।